प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली और ब्रिटेन के लिए हुए रवाना। G20 शिखर सम्मेलन और COP26 सम्मेलन में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मनाए जा रहे विकास दीपोत्सव का गोमती तट से किया शुभारंभ। प्रदेशवासियों से दीपावली मेले में पटरी विक्रेताओं से खरीदारी करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 में लिया भाग। कहा, हम प्रकृति का जितना संरक्षण करेंगे, प्रकृति उससे कई गुना हमारा संरक्षण करेगी। और प्रदेश सरकार दीपावली से पहले राज्य के करीब 14,82,000 राज्य कर्मियों को देगी बोनस। 1 नवंबर तक किया जाएगा भुगतान। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली और ब्रिटेन के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी इटली में G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे, तो वहीं ब्रिटेन की ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में शामिल होंगे। G20 में आर्थिक और सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा होगी। कोरोना के बाद दुनिया को फिर से वापस पटरी पर लाने के लिए कैसे मिलकर काम किया जाए, इस मुद्दे पर सहमति बनाने पर भी इस मंच पर विचार विमर्श होगा। पीएम मोदी इस मंच के माध्यम से भारत का पक्ष रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन और विश्व नेताओं के 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के निमंत्रण पर रोम में 30 से 31 अक्टूबर तक G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में G20 देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विश्व की 20 बड़ी आर्थिक शक्तियों के इस मंच पर इस बार का फोकस कोरोना महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी पर रहने वाला है। Italy's theme for its presidency is People, Planet, Prosperity. It actually comes from the 2030 UN Agenda for Sustainable Development. There are 5 Ps here, but Italy has chosen to retain the 3 Ps as being the theme for the G20 summit. And the focus of Italy is on recovery from the pandemic and strengthening global health governance, economic recovery and resilience, climate change and energy transition, and sustainable development and food security. प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी की ये 8वीं G20 शिखर बैठक होगी। इससे पहले पीएम मोदी 7 बार इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भारत G20 संगठन का स्थापना सदस्य रहा है और हमेशा से विकासशील देशों के मुद्दों की मुखर आवाज उठाता रहा है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार से लेकर वैश्विक संस्थाओं में रिफॉर्म का पक्षधर रहा है। कोरोना के समय भारत के द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए विदेश सचिव ने कहा कि भारत G20 के मंच पर ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस जैसे मुद्दों को प्रमुखता से रखेगा। The thrust of the upcoming summit will be on economic and health recovery, climate change and sustainable development. We are now close to the 2nd year of our dealing with the pandemic. Obviously, the devastation it has caused cannot be overstated. It is therefore not surprising that the Italian presidency has kept its focus on recovery and, of course, economic and health recovery both. They have already set the stage for an ambitious agenda on global health governance with a parallel focus on recovery from the ongoing crisis and preparing for the future health crises that may emerge. विदेश सचिव ने कहा कि टैक्स चोरी के मसले से लेकर क्लाइमेट चेंज तक के मसले पर G20 में मंथन होगा। भारत इस मंच के माध्यम से देशों के बीच वैक्सीन की प्रामाणिकता की अनुमति के आधार पर सहमति बनाने का प्रयास करेगा ताकि लोगों को अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में जाने में असुविधा न हो। There is unanimity in the G20 on building back from the pandemic by focusing on job creation, skill development, and I think this is an important part of the overall discussions and the agenda that will be there. Women's empowerment, increased participation in women's workforce, also for international travel. I think that is an important point. Resumption of international travel through mutual recognition of vaccine
national vaccine documents. This has been our proposal, and there is strong support within emerging market economies in the group in this regard. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इटली और ग्लासगो की यात्रा के दौरान कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के अलावा रोम में पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की अन्य देशों के प्रमुखों के साथ मुलाकात की भी संभावना है और इन मुलाकातों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। G20 संगठन दुनिया की 80% वैश्विक जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड, 60% विश्व की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ये मंच दुनिया के सबसे प्रभावशाली मंचों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G20 सम्मेलन में शिरकत करने के बाद ग्लासगो के लिए रवाना होंगे, जहां वे COP26 सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी COP26 सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण पर भारत के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करेंगे, तो दुनिया की बेहतरी के लिए समाधान को भी वैश्विक मंच पर रखते नजर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G20 की बैठक में हिस्सा लेने के बाद ब्रिटेन के शहर ग्लासगो पहुंचेंगे, जहां वो 1 और 2 नवंबर को COP26 की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें 120 से भी अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। ये सम्मेलन पिछले वर्ष आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी को देखते हुए इस वर्ष तक के लिए टाल दिया गया था। Is expected to be attended by heads of state and government of more than 120 countries. So fairly wide representation at this summit. By way of background, the UNFCCC concluded in 1992. It embodies the global will and vision to combat climate change. For 3 decades, the UN has been bringing together almost every country in the world for global climate change summits called the Conference of Parties. These Conference of Parties provide opportunity for stock taking, charting the way forward to combat climate change. अपने दौरे में पीएम मोदी ग्लासगो में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी अमली जामा पहनाएंगे, जिसमें ग्लोबल सोलर ग्रिड की महत्वाकांक्षी योजना भी शामिल है। One of the important events is the launch of the Global Green Grids Initiative, the One Sun, One World, One Grid of the International Solar Alliance. The Prime Minister will also separately launch the Infrastructure for Resilient Island States, or IRIS, an initiative of the Coalition of Disaster Resilient Infrastructure for island countries. This is primarily for small island developing states. This will be launched with the 2 other co-chairs, the UK Prime Minister and the Australian Prime Minister. ग्लासगो का एजेंडा वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन उनमें से सबसे अहम और महत्वपूर्ण है पेरिस समझौतों के नियमों को अंतिम रूप देना। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत ने अभी तक अपने वायदों को पूरा किया है। COP21 in Paris did have certain commitments that were to be fulfilled. I am happy to say that India has been one of the best performers in the G20 as far as meeting commitments of COP26 are concerned. We are well on our way to meeting our NDC commitments and even doing better than that. So from our perspective, our commitments have been very much in place. Not only have we committed to NDCs at Paris, we have also made unilateral, I would say, announcements that really set the benchmark much higher. दुनिया के देशों का मकसद था कि औद्योगिकरण से पूर्व जो तापमान था, उससे 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान ना बढ़ने पाए। इसके बाद दुनिया के देशों ने स्वेच्छा से अपने लिए लक्ष्य तय किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के रोम और ब्रिटेन के ग्लासगो के रवाना होने से पहले दिए अपने बयान में कहा है कि 29 से 31 अक्टूबर तक इटली के रोम में 16वें G20 लीडर्स समिट में भाग लेंगे, जहां वे G20 देशों के नेताओं के साथ कोरोना महामारी, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से लेकर वैश्विक आर्थिक और स्वास्थ्य सुधार संबंधी चर्चा में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 2020 में महामारी के प्रकोप के बाद से G20 का पहला व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन होगा और इसमें वर्तमान वैश्विक स्थिति का जायजा लेने और महामारी के बाद G20 देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और समावेशी रूप से अर्थव्यवस्था के वापस निर्माण के लिए कैसे ये इंजन के रूप में कार्य कर सकता है,
इटली की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पोप फ्रांसिस और विदेश मंत्री कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से मिलने के लिए वेटिकन सिटी भी जाएंगे। ब्रिटेन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP26 सम्मेलन में भाग लेंगे। लखनऊ नगर निगम द्वारा आयोजित दीपावली मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नदी में जल चढ़ाया और पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने गोमती तट पर विकास दीपोत्सव के अवसर पर आयोजित दीपावली मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स को शॉप कार्ट, कैनोपी, ट्रैक सूट और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा प्रदान कर सम्मानित किया। स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत लाभान्वित 3 स्वयं सहायता समूहों को चेक भी दिए गए। कार्यक्रम में कुल 50 स्ट्रीट वेंडर्स को शॉप कार्ट, 1000 स्ट्रीट वेंडर्स को कैनोपी तथा 57 स्वनिधि मित्रों को ट्रैक सूट प्रदान किए गए। पिछले 1.5 वर्ष से अधिक समय से पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही है। ये महामारी है कोरोना की। कोरोना कालखंड में जब लोगों की आजीविका पर संकट आया, उनके जीवन और जीविका दोनों संकटग्रस्त हुई, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीवन और जीविका को बचाने के ना को अगर साकार करना है तो हमें वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। 1500 दुकानें इस पूरे प्रांगण में विकास दीपोत्सव के साथ जुड़ी हैं, जो लोकल उत्पाद के साथ दीपावली के उत्सव को और भी मंगलमय बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्साहपूर्ण तरीके से इस अभियान के साथ जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों, कुल 217 नगर निकायों में विकास दीपोत्सव 2021 का एक साथ शुभारंभ किया जा रहा है। यह आयोजन 1 सप्ताह तक चलेगा। लखनऊ में आयोजित दीपावली मेले में 1500 दुकानें लगाई गई हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से दीपावली मेले में अधिक से अधिक खरीदारी कर स्ट्रीट वेंडर्स को दीपावली को भी खुशहाल बनाने की अपील की। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्थानीय एवं परंपरागत उत्पादों की अधिक से अधिक बिक्री की कामना की। दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो, इस कामना के साथ लखनऊ वासियों के साथ जुड़ते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। जो यहां पर वेंडर्स आए हैं, जो 1500 दुकानें आई हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। इनकी खूब बिक्री हो, पर्व और त्योहार का आनंद लें। आप सबका जीवन मंगलमय हो, पर्व और त्योहार आपके जीवन में खूब खुशहाली लाए। इस कामना के साथ दीपावली की ढेर सारी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों पर हमें विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि हम प्रकृति का जितना संरक्षण करेंगे, प्रकृति उससे कई गुना हमारा संरक्षण करती है और कोरोना महामारी में हम ये देख चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस पर कार्य कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 करोड़ 61 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में व्यक्तिगत शौचालय दिए। सबसे अहम ये रहा कि 5 सालों में 100 करोड़ पौधे लगाए और ये पौधे बरगद, पीपल, आम, आंवला जैसे ऐसे वृक्ष हैं जो लोगों के लिए बेहद लाभकारी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ये कितना बड़ा अभियान था।
उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 10 करोड़ लोगों के लिए व्यक्तिगत शौचालय बन जाना, 10 करोड़ परिवारों को इसके साथ जोड़ दिया जाना। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2017 के बाद 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक व्यक्तिगत शौचालय दिया, और व्यक्तिगत शौचालय के बाद अब हम लोग हर ग्राम पंचायत में, यानी हमारे पास लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें, हर एक ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे उस गांव में कहीं गंदगी न हो। लेकिन साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर एनजीटी का सदैव इसके बारे में वह अपना आदेश पारित करती है, और मैं इस बात को हमेशा मेरा भी मानना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के आधुनिक तरीकों के साथ साथ हमें पुरातन व्यवस्थाओं पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। पहले हर गांव में आप देखते रहे होंगे खाद का एक गड्ढा होता था। गांव से दूर गांव का जितना कूड़ा इकट्ठा होता था वो सबको वहां फेंक दिया जाता था। वह बाद में पूरे साल भर वहीं पे सड़ करके एक जगह गांव से दूरी, आबादी से दूरी रहती थी, वह एक कंपोस्ट बन जाता था, और बाद में गांव के लोग उसको खेतों में उपयोग कर लेते थे। कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, वह कंपोस्ट ही गांव की खेती बाड़ी के लिए पर्याप्त होता था। धीरे धीरे करके उस पर कब्जा होता गया, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने आज प्रदेश के अंदर अपने सभी राजस्व गांवों के लिए अनिवार्य किया है कि वह अपनी ग्राम पंचायत में खाद का गड्ढा गांव की आबादी से दूर जरूर बनाने का कार्य करेंगे, और इस कार्य को प्रदेश ने पूरी मजबूती से लागू किया। दिवाली से पहले प्रदेश के राज्यकर्मियों को प्रदेश सरकार खुशहाली की सौगात देगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 14,82,000 अराजपत्रित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सरकार ने बोनस देने का फैसला किया है। उन्हें 2020-21 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस दिया जाएगा। इसकी अधिकतम राशि 7,000 रुपए है। वहीं मुख्य सचिव ने सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अक्टूबर माह का वेतन 1 नवंबर तक भुगतान के आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गुरुवार को फतेहपुर जनपद के आईटीआई मैदान में विकास दीपोत्सव मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दीपावली के पहले आयोजित इस मेले में जहां सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए हैं, साथ ही पटरी वालों को भी प्राथमिकता दी गई है। साथ ही मेले में श्रम विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों के पंजीकरण भी किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को विभिन्न प्रकार के लाभ मिल सकें। इस प्रकार के विभिन्न कल्याणकारी आयोजनों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि दीपावली के त्योहार में हर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन में खुशियां ला सके। डिफेंस के अलीगढ़ रोड के अंदर सड़कें बननी शुरू हो गई हैं, बाउंड्री का काम शुरू हो गया है, पानी की टंकी आ गई है, और संभवतः अगले 12 महीने में ये बिल्कुल शक्ल में आ जाएगा। और इसके लिए हमें खासकर धन्यवाद देना है अपने प्रधानमंत्री जी का, जिनकी वजह से अलीगढ़ इंटरनेशनल मैप पे आ गया है। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, अलीगढ़ के लोगों को भी, आसपास के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, जिनकी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत अलीगढ़ में जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट का कार्य शुरू हुआ है, उसकी तेजी देखते हुए अति प्रसन्नता हो रही है, और यहाँ के उद्यमियों में एक अलग सा उत्साह है। उस उत्साह को देखते हुए हमने भी यहाँ पर एक भूमि का आवंटन कराया है, और वो हमें पोजीशन भी मिल गया है। इस अलीगढ़ नोड के अंदर तकरीबन 21 कंपनियों ने भाग लिया है, और बहुत खुशी का विषय है कि अब जो अलीगढ़ तालों का शहर जाना जाता था, जो लोगों की घरों की सुरक्षा करता था, आज वो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी आगे जाना जाएगा। ये बात है हमारे लिए कि अलीगढ़ के अंदर बहुत जल्दी ये योजना शुरू होने जा रही है। हालांकि कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, सड़क निर्माण भी लगभग हो चुका है, उसकी फर्स्ट लेयर की तैयारी तो पूरी हो चुकी है, और बस जैसे ही ये सब कुछ हो जाए तो हम लोग बड़े खुश होंगे इस बात से कि अपने आप में ये अलीगढ़ के हम ही लोगों के लिए नहीं, पूरे शहर के, अलीगढ़ जनपद के सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में रोजगार भी मिलेगा, व्यवसाय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और साथ ही जब
हम लोगों की प्रगति होती है, जाहिर सी बात है सरकार को टैक्स में सरकार की प्रगति होती है और फिर सभी की जो न्यूनतम आय है उसमें भी वृद्धि होती है। अलीगढ़ के खैर के अंडला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज डिफेंस कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से पलवल हाईवे स्थित अंडला में 60 हेक्टेयर में बन रहे इस विकास कॉरिडोर का जिम्मा यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी ले रहा है। यहां सरकार की मदद से निवेशक अपनी फैक्ट्री लगाकर रक्षा हथियारों के कलपुर्जे और पार्ट्स बनाएंगे। ये देश का पहला डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा। देखिए, नगर निगम के द्वारा जो यहाँ पर आज छोटे दुकानदारों के लिए जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है ओडीओपी के संबंध में और जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके संबंध में, देश के लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस समय आत्मनिर्भर भारत के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने मूल मंत्र दिया। हमारे छोटे दुकानदार, जो छोटा हमारा काश्तकार है, छोटा आर्टिजन है, उसका हुनर समाज के सामने आए, उस निमित्त नगर निगम कानपुर के द्वारा हमारी मेयर आदरणीय प्रमिला पांडे जी और पूरी टीम के द्वारा ये मेला लगाया गया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स जो हम कल्पना नहीं कर सकते, इतनी सुंदर चीजें यहाँ पर बनेंगी, वो यहाँ पर देखने को मिली है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। छोटे दुकानदार, रेडी पटरी वाले, उनको इसका कैसे लाभ मिल सकता है और उनका प्रोडक्ट कैसे आम कंज्यूमर तक पहुँच सकता है और ये विश्वास पैदा किया जा सकता है, ये भी उतना ही गुणवत्ता, उतना ही क्वालिटी वाइज उतना ही अच्छा है जितना कोई दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है। उस नाते से इस मेले का संदेश कानपुर महानगर में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जाएगा। कानपुर नगर के मोती झील में नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में विकास दीपोत्सव मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने किया। उन्होंने बताया कि विकास प्रदर्शनी छोटे दुकानदारों, ओडीओपी और लोकल उत्पाद को लेकर लगाई गई है, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और सुदृढ़ बना रहा है। मेले का उद्देश्य रेहड़ी पटरी दुकानदारों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है, जिससे उनका हुनर समाज के सामने आए और लोकल उत्पादन को बढ़ावा मिले। शाहजहांपुर में वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा रक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने खिरनी बाग राम लीला मैदान में विकास दीपोत्सव दीपावली मेले का उद्घाटन किया। प्रदेश भर में ये कार्यक्रम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को सशक्त बनाने की एक अहम मुहिम है। प्रदेश वित्त मंत्री ने लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मोबाइल भी वितरित किए। हापुड़ जनपद में 7 दिवसीय दिवाली मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खेलकूद, युवा कल्याण एवं पंचायत राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी और सांसद राजेंद्र अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने 7 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। मेले में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं से जुड़े स्टॉल लगाए गए हैं। इटावा में आयोजित दीपोत्सव मेले का सदर विधायक सरिता भदौरिया ने शुभारंभ किया। दीपोत्सव मेले में छोटे दुकानदारों को आर्थिक लाभ देने और मनोरंजन के लिए प्रदर्शनी पंडाल में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिवाली के त्योहार पर जन भागीदारी से 11,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। विधायक सरिता भदौरिया ने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। मेले में सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे योजनाओं का लाभ जनता उठा सके। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जालौन में जिला प्रशासन द्वारा 7 दिवसीय दीपोत्सव मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं मेले में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि दीपोत्सव मेले में सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जाएगी, जिससे कि वो इन योजनाओं का लाभ ले सकें। ये मेला दीपावली तक चलेगा। वहीं सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस क्रम में ये विकास प्रदर्शनी लगाई गई है।
मेले में हमने सरकारी विभागों के विभिन्न स्टॉल्स को लगाया गया है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके पश्चात हैंडमेड पेपर या ODOP के जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनका, या विभिन्न समस्त सरकारी विभागों जैसे कृषि, स्वास्थ्य और आंगन, ये महिला और बाल विकास, अन्य सभी विभागों के जो यहाँ स्टॉल हैं वो लगाए गए हैं। जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिला हैं, चाहे वो शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन की हो या दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन की हो, सभी दोनों ही समूहों की महिलाओं को यहाँ आजीविका के अवसर के लिए स्टॉल प्रदान किए गए हैं। और इस नगर पालिका में जो स्थानीय पथ विक्रेता हैं उनको भी यहाँ स्टॉल दिए गए हैं, और इसके अलावा अन्य जो लोकल उद्यमी हैं उनको भी स्टॉल लगाने का अवसर प्रदान किया गया है ताकि सभी अपनी आजीविका का अर्जन कर सकें। आज़ादी के महोत्सव अवसर पर ये 75वें वर्ष पूरे होने पर आज दीपावली के आने वाली दीपावली तक इस आज़ादी के महोत्सव के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया गया है। और इस मेले के माध्यम से जितने भी विभाग हैं उनके सब स्टॉल लगे हैं, और विभागों की जानकारी इस मेले के माध्यम से कृषक लोगों को, मजदूर लोगों को और कौशल योजना के माध्यम से जिनको ट्रेनिंग दी गई उन और वैक्सीनेशन की और बकाया आंगनवाड़ी केंद्र के सभी स्टॉल लगे हैं। निश्चित रूप से इस मेले के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गरीब बेसहारा जनता जिसको योजनाओं को लाभ लेना है, इस मेले के माध्यम से इस मेले में आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन के बाद उस मेले के माध्यम से जो पहले आएगा वो उस लाभ का पहले पाएगा। इस योजना के साथ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएँ हैं उनको लाभ देने का काम सरकार कर रही है। में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मनाए जा रहे विकास दीपोत्सव का गोमती तट से किया शुभारंभ। प्रदेशवासियों से दीपावली मेले में पटरी विक्रेताओं से खरीदारी करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 में लिया भाग। कहा, हम प्रकृति का जितना संरक्षण करेंगे, प्रकृति उससे कई गुना हमारा संरक्षण करेगी। और प्रदेश सरकार दीपावली से पहले राज्य के करीब 14,82,000 राज्य कर्मियों को देगी बोनस। 1 नवंबर तक किया जाएगा भुगतान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।